नमस्कार। यूपीपीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज एनसीईआरटी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ में फिजिकल ज्योग्राफी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में बचेगी आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें 2 किताबें हैं। दोनों किताबों को जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, मैंने मर्ज कर दिया है और ये सारे नोट्स आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये सारे नोट जो हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी के हैं। दोनों किताबों को मैंने सम्मिलित रूप से जो है कंबाइंड करके इनके जो है कह सकते हैं कंबाइंड नोट्स तैयार किए हैं। और ये इसके लिए मुझे आप 3 से 4 दिन का समय दीजिए। ये सारे जो 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, आपके पास 2 किताबें होंगी, दोनों किताबों में जितने भी चैप्टर हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी में, वो सभी मैं 3 से 4 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा और ज्योग्राफी आपका यहाँ से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसका नाम है जैव विविधता और संरक्षण। विशेष रूप से देखा जाए तो 12th क्लास की जो किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो लास्ट वाली यूनिट है जिसमें हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, आपका कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में इकोलॉजी या इकोसिस्टम या आपका जो भी बायोस्फीयर होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा जो यूनिट है, एक तरह से जो आपका एक सेक्शन आता है प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला, उसी सेक्शन से रिलेटेड है और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और किस तरीके से इन चैप्टर से प्रश्न बने हैं पिछली साल में, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनता है, ये भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ में डिस्कस करता चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और इसका जो प्रिजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, वो किस तरीके से किया जाता है या इससे जुड़े हुए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और उसमें पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनकी संख्या और उनकी विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव। ठीक है, तो किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या और उनकी विविधता को ही क्या कहते हैं हम, जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो कहाँ पे अधिक होती है। आपको ऑप्शन दे देगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, खास करके जीवों की जो विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है इसके अनुरूप रहता है, वर्षा की मात्रा ठीक ठाक रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ, या कह सकते हैं अलग अलग प्रजातियाँ और संख्या की दृष्टि से भी जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो जैव विविधता के रूप में समृद्ध माने जाते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जैव विविधता जो होती है वो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो जैसे 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 हम जाएंगे ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब इससे हम ध्रुवों की तरफ, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, तो धीरे धीरे क्या होता है, मौसम जो है ठंडा होने लग जाता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो प्रजातियों में विविधता कम हो जाती है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है कि विविधता कम हो जाती है, मतलब प्रकार जो हैं वो ज़्यादा प्रकार की वहाँ पर प्रजातियाँ नहीं पाई जाएंगी, लेकिन संख्या संख्या अधिक होती चली जाती है। जीवधारियों की संख्या में तो बढ़ोतरी होती चली जाती है, लेकिन विविधता, जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं उनकी प्रजातियों की संख्या कम होती चली जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है, और ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ हम चलते हैं तो प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है, लेकिन संख्या अधिक होती चली जाती है। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, एक आनुवंशिक, एक प्रजाति और एक परितंत्रीय। ठीक है, तो तीनों स्तरों को समझते हैं। आनुवंशिक जो स्तर है, ठीक है, जेनेटिक लेवल जो है, यहाँ पर क्या है, जीन की विविधता होती है। ठीक है, जीन की विविधता से मतलब क्या है कि जो प्रजातियां पाई जाएंगी वो समान लक्षणों वाले जीवों के समूहों के रूप में पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मानव, होमोसेपियंस। इसके अलावा जब जीन में विभिन्नता होगी, तो क्योंकि जैसे हम मनुष्य देखते हैं तो मनुष्य के जो जीन होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, और जीन की विविधता के कारण ही, यानी जीन सबके अलग अलग हो रहे हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे आपको नजर नहीं आएंगे। उनके शारीरिक लक्षणों में, बनावट में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। तो ये आनुवंशिक जो है एक स्तर हो गया इसका। इसके बाद में प्रजातीय स्तर का देखेंगे तो कोई निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को यह संदर्भित करता है, बताता है। और अधिक प्रजातीय विविधता वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हॉटस्पॉट कहलाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की संख्या से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जा रही हैं, तो वो हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पारितंत्रीय में देखेंगे तो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारतंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता जो है, ये पारतंत्रीय कैटेगरी में रखी जाती है। जैव विविधता का महत्व क्या है हमारे लिए, तो जैव विविधता का हमारे लिए जो महत्व है
उस महत्व को, इस इम्पोर्टेंस को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। जैव विविधता का हमारे लिए इकोलॉजिकल महत्व भी है, ठीक है, आर्थिक महत्व भी है, इकोनॉमिक, और वैज्ञानिक महत्व भी है। पारिस्थितिक रूप से यानी इकोलॉजिकल रूप से जैव विविधता की भूमिका हमारे लिए क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको देखेंगे। क्योंकि पारिस्थितिकी लेवल पर अगर इसको देखते हैं तो प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक है। ये पारिस्थितिक रूप से अगर देखा जाए, इकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, तो हम सभी लोग या हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु या प्रजातियां पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के परिपोषण में एक दूसरे की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जो है एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न एवं विघटित करना, पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने के लिए भी जैव विविधता बहुत जरूरी है। यानी कोई भी जीव अगर समाप्त हो जाता है इस पूरे चक्र से या पूरे सिस्टम से, कोई भी एक प्रकार की प्रजाति या 2 प्रकार की प्रजातियां धीरे धीरे अगर विलुप्त हो रही हैं, धीरे धीरे अगर समाप्त हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पारिस्थितिकी में एक इम्बैलेंस की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी चीज़ें एक दूसरे के लिए जो है वो जरूरी है। इसके अलावा इसका और महत्व इसलिए है कि कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न एवं विघटित करने में भी जो है अलग अलग प्रजातियां अलग अलग रूप से कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी होती हैं। प्रजातियां जो होती हैं ये वायुमंडलीय गैस का स्थिरीकरण कहती हैं, जलवायु को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करती हैं। और एक बात कही जाती है कि जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह पारितंत्र उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये जो है जैव विविधता की पारिस्थितिकीय या इकोलॉजिकल जो है इम्पोर्टेंस है। आर्थिक रूप से अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दैनिक जीवन में ये एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के रूप में काम करती हैं, संसाधनों के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारी फसलें होती हैं उसमें जो विविधता पाई जाती है, क्रॉप डाइवर्सिटी जो होती है, उसमें भी ये जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भोज्य पदार्थ हो गए जिनको हम खाते हैं, या औषधियाँ हो गई, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, इनमें भी अलग अलग प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हेल्प करती है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन, इन सभी के लिए जो है पारिस्थितिकी में, हमारी इकोलॉजी में जो जीवों की प्रजातियां हैं उनका होना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा वैज्ञानिक भूमिका की बात करें तो प्रजातियां यानी जिस इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा प्रजातियां होंगी तो उन प्रजातियों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि हमारा जीवन जो है वो किस तरीके से आरंभ हुआ होगा, भविष्य में जीवन का विकास किस तरीके से हो सकता है, या आगे चल कर के समय के साथ साथ हमारे जीवन पर विभिन्न चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, उसको अध्ययन करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए भी विभिन्न प्रजातियों का होना अत्यंत आवश्यक है। और जीवन बनाए रखने में किसी भी प्रजाति की क्या भूमिका रहती है ये भी रिसर्च के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैव विविधता का ह्रास या जैव विविधता का जो कमी होना, उसके कारण क्या हैं? हमारी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। बहुत सारी, जैसे आपने देखो रेड डाटा बुक हमने पढ़ा था, उसमें संकटापन्न प्रजातियां, सुभेद्य प्रजातियां, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रजातियां धीरे धीरे लगातार समाप्त होती जा रही हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो उसके कारण क्या है कि हमारी जो पूरे देखा जाता है हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी प्रजातियां हैं या बहुत सारे जीव जंतुओं की जो भी नस्लें हैं वो धीरे धीरे समाप्त क्यों हो रही हैं, कम क्यों हो रही हैं? इसका एक सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारे जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर एक तरह से क्या आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। और लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना भी जैव प्रजातियों के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। इसके अलावा प्रजातियां और उनके आवास के स्थानों में तेजी से कमी होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वन कटेंगे, ठीक है, जंगल कटेंगे, पेड़ पौधों का नाश होगा, क्योंकि पॉपुलेशन को रहने के लिए कहीं भी मकान बनाना या उनके रोजगार के लिए फैक्ट्री निर्माण करना या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आवास हैं जीवों के वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस के अधीन होकर के हम क्या कर रहे हैं, वनों का नाश कर रहे हैं, वन उन्मूलन कर रहे हैं। निर्दयतापूर्वक हम अपने शौक के लिए भी, या इसके अलावा बहुत से लोग जो है मांसाहारी होते हैं, वो निर्दयतापूर्वक जो है जीवों का शिकार करते हैं। तो इससे भी जो है प्रजातियों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं,
इसके अलावा हम क्या करते हैं, फसलें जो हमारी होती हैं या क्रॉप जो होती हैं उनमें हम बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाओं का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और क्या होता है, प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी प्रजातियां का एक विशेष स्थान पर आगमन भी उस स्थान पर रहने वाली जो सामान्य प्रजातियां हैं उनके विनाश का कारण बन सकता है। तो ये जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण है। अब किस तरीके से हम जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कर सकते हैं, उनको देखें कि सबसे पहला तो ये है कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका हमें सतत पोषणीय प्रयोग करना होगा। मतलब इस तरीके से प्रयोग करना कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और जो है संसाधनों का जो मात्रा है, संसाधनों की जो संख्या है, उनमें एक तरह से एकदम से गिरावट ना हो। ठीक है, आवासों का संरक्षण हमें करना चाहिए। जितने भी हमारे जो जीव जंतु हैं या जितने भी प्रजातियां हैं उनको एक आवास मिल सके, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, व्यक्तिगत तौर पर भी और कह सकते हैं सामूहिक तौर पर भी। सार्वजनिक प्रयास किया गया था इस संबंध में, जैसे एक 1992 में जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, ये भी जो है इसी से संबंधित है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास जो कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है लाया गया था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश जो हैं इनको माना जाता है महाविविधता केंद्र। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। लगभग 12 देश जो हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, वो जो है अत्यधिक जैव विविधता वाले देशों में गिने जाते हैं। जैसे आपका मैक्सिको हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ठीक है, और आपका जो मेडागास्कर हो गया, और आपका चाइना हो गया, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये भी जो है DRO के, ये भी जो है जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ये सारे केंद्र जो हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश हैं और 12 देश हैं लगभग, इनकी संख्या ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देशों की कैटेगरी में गिने जाते हैं। ठीक है, ये एक मैप दे रखा है NCERT में, इसको आप देखेंगे। ये क्या है, ये आपके जो भी पॉइंट हैं ये बता रहे हैं कि पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, कुछ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं दुनिया के, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। हालांकि इनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपका एक काम बनता है, जब मैं इतना काम कर रहा हूँ तो आपका भी एक काम बनता है, आपका भी एक कह सकते हैं जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ उनको आप देखें, खोजें और उनके बारे में पता लगाएं और इन्हें नोट डाउन करें। तो इस मैप में आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये विश्व के कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, जैव विविधता वाले केंद्र। हॉटस्पॉट मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जा रही है। तो भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये इंडिया है। जैसे आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो है भारत का, वो जैव विविधता की दृष्टि से संबद्ध है। ठीक है, इसके अलावा ईस्टर्न हिमालय जो है, पूर्वी हिमालय, ये क्षेत्र भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी के देखें रिस्पेक्ट में तो ये बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन, ठीक है, ये भी जो है अत्यधिक हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा पश्चिमी इक्वाडोर और कोलंबियन काको, ठीक है, ये भी जो है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र है। इसके अलावा एंडीज जो पर्वतमाला है आपकी, उसका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला का उष्णकटिबंधीय एरिया जो है, ये भी जो है अत्यधिक हॉटस्पॉट वाला एरिया है। और ब्राज़ील के यहाँ पे आप देखेंगे, ये ब्राज़ील के अटलांटिक वन, ठीक है, ये भी जो है अत्यधिक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट वाला स्थान है। इसके अलावा गिनी के ऊपरी वन, ठीक है, पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया, ये यहाँ पे हो गया। इसके अलावा आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका पूर्वी मेडागास्कर का क्षेत्र हो गया। तो ये सारे क्षेत्र, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप क्वींसलैंड हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं क्या हैं, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं जो कि वर्ल्ड में जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। ठीक है, इसमें से ये स्थान जो है किन किन स्थानों पर या किन किन देशों में ये इनकी जो है अवस्थिति पाई जाती है, इसके बारे में आप जो है चीज़ें देखेंगे, गूगल करेंगे और उन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। आज का ये जो सेशन है, आज का सेशन ये बताता है कि आपकी NCERT फिजिकल ज्योग्राफी की दोनों किताबें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। और वैसे तो मैं कहता हूँ कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ें तो कक्षा 6 से ही पढ़ें, 6 से लेकर के 12th तक जाएं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे हमारे व्यूअर हैं, नए हमारे भाई जुड़े हैं जो कि अभी यानी कि लेट जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, या आपने पहले सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रखी हैं और ज्योग्राफी ही आपकी बची है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप 11th और 12th की ज्योग्राफी को ही अगर आप पढ़ लेंगे ठीक से, 11th की दोनों किताबें, 12th की दोनों किताबें, अगर इन्हीं किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स आपका जो है ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो आपका आराम से निकल जाएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आराम से बनेंगे। ठीक है, यूँ तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो किसी को नहीं पता होता, टीचर को भी नहीं पता होता,
वो कहाँ से आता है, क्योंकि हर साल 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो किसी को नहीं पता होते कहाँ से उनको उठाया गया है। ठीक है, तो बाकी ये है कि जिन्होंने अगर लेट स्टार्ट करा है तो वो आप 11th और 12th की ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई अदर बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 12th क्लास की ज्योग्राफी जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे 3 से 4 दिन दीजिए, 3 से 4 दिन में पूरी 12th की ज्योग्राफी आपके पास होगी, आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बनाए रखें, सपोर्ट भी बनाए रखें, अपना फीडबैक, अपना जो भी रिस्पॉन्स रहता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर दें, और जितनी भी चीज़ें संभव हो सकेंगी आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।